परोपकार ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः एक बार स्वागत है। कल हमने जो ऑनलाइन क्लासेस में टॉपिक स्टार्ट किया था बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को लेकर के, उसी टॉपिक से हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने कोशिका से रिलेटेड कुछ बातें की थी, तो उसी पॉइंट्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो सेल शब्द है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है जो कि सेलुला से लिया गया है। और यहाँ पर ये जो ग्रीक या लैटिन भाषा का शब्द है सेलुला, इसका अर्थ होता है स्मॉल रूम। स्मॉल रूम या इसको हम होलो स्पेस भी कह सकते हैं, रिक्त स्थान भी हम इसको कह सकते हैं। तो जो कोशिका शब्द है लैटिन भाषा से लिया गया है, जो कि सेलुला मतलब होता है इसका, और इसको हम स्मॉल रूम या होलो स्पेस के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो सेल शब्द है, अब इसकी अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि कोशिका की खोज किस प्रकार से की गई, तो खोज से रिलेटेड सबसे पहला पॉइंट आता है, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, क्योंकि 1665 ईस्वी के आसपास सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नहीं हुआ था। तो रॉबर्ट हुक ने अपने ही द्वारा एक सूक्ष्मदर्शी का विकास किया, जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। या इसको हम हिंदी में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा जो बनाया गया संयुक्त सूक्ष्मदर्शी था, इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर पेड़ की छाल जो होती है, जिसको हम इंग्लिश में बार्क बोलते हैं, इस बार्क को या पेड़ की छाल को लिया और इस छाल के छोटे छोटे सेक्शन प्राप्त किए, और इन सेक्शंस को जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया तो जो संरचना दिखाई दी वो इस प्रकार की संरचना दिखाई दी थी। तो माइक्रोस्कोप में जब पेड़ की छाल को देखा गया, तो छाल को देखने के बाद में इस प्रकार से छोटे छोटे चैम्बर्स दिखाई दिए। तो रॉबर्ट हुक ने इन छोटे छोटे चैम्बर्स को सेल नाम दिया था। तो यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि कोशिका जो शब्द है, इस शब्द को किसके द्वारा दिया गया। तो कोशिका शब्द भी किसके द्वारा दिया गया है? रॉबर्ट हुक के द्वारा। और अगर ईयर भी पूछा जाता है तो ये भी हमें 1665 ईस्वी देना है। तो रॉबर्ट हुक ने जब कोशिका की खोज की, तो इस खोज को उसने अपनी एक पुस्तक थी माइक्रोग्राफिया, इस माइक्रोग्राफिया पुस्तक के अंदर उसने अपना इस वर्णन को दिया। इसके बाद में तो कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई, लेकिन बाद में ये ज्ञात हुआ कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की है, ये वास्तव में कोशिका भित्ति थी, सेल वॉल थी। और ये हम सभी जानते हैं कि जो कोशिका भित्ति या जो सेल वॉल होती है, ये मृत पदार्थों से निर्मित होती है, या ये एक मृत पदार्थ होता है। इसलिए रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की खोज की गई, वो कोशिका किस प्रकार की हुई? डेड सेल कहलाती है, मृत कोशिका। तो क्वेश्चन आता है, मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो डेड सेल की खोज की गई है रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक। अगर इसमें भी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इसने पेड़ की छाल ली थी, इस पेड़ की छाल को हम कॉर्क भी कह सकते हैं।
तो छाल की जगह पर कॉर्क शब्द का भी उपयोग किया जा सकता है। और ये जो छाल होती है ये एक विशेष प्रकार के वृक्ष से प्राप्त की जाती है जिसे हम क्यूरकस कहते हैं। क्यूरकस वृक्ष से बार्क को या कॉर्क को प्राप्त किया जाता है। तो हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला पॉइंट हमारा मृत कोशिका की खोज के बारे में हो गया, जिसे रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। इसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है 1674 ईस्वी में एक दूसरे साइंटिस्ट आए, एंटोन बॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन बॉन ल्यूवेनहॉक। तो 1674 ईस्वी में इस साइंटिस्ट के द्वारा जो कोशिका की खोज की गई थी वो जीवित कोशिका थी। लिविंग सेल की खोज या जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है? एंटोन बॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। और ये जो कोशिका की खोज की गई थी, ये कोशिका की खोज स्पर्म के अंदर या आरबीसी के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर या प्रोटोजोआ के अंतर्गत की गई थी, इसलिए इसको हम जीवित कोशिका या लिविंग सेल के नाम से भी जानते हैं। अब इसी से ही रिलेटेड हम एक क्वेश्चन और यहाँ पे बना सकते हैं कि ये जो ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट हैं इनको हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इसके अलावा इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी दोनों में किसका नाम आएगा? एंटोन बॉन ल्यूवेनहॉक। लेकिन अगर फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, तो इसके अंदर साइंटिस्ट का नाम आएगा लुईस पाश्चर। तो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है? पाश्चर को कहा जाता है। तो 2 पॉइंट्स हुए हिस्ट्री के अंदर। एक तो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट का नाम आ गया 1665 ईस्वी में, इसके द्वारा मृत कोशिका की खोज की गई थी। इसके बाद में 1674 ईस्वी के अंदर ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट के द्वारा जो खोज की गई वो जीवित कोशिका थी। लेकिन अगर बात की जाए कि पादपों के अंदर जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है, क्योंकि अभी तक जो पादपों में खोज की गई है वो मृत कोशिका की खोज की गई थी, तो जीवित कोशिका की खोज के लिए यहाँ पर 2 साइंटिस्ट के नाम आते हैं, जिसमें तो तीसरा पॉइंट हमारा आता है कि प्लांट्स के अंदर, अगर पादपों की बात की जाए तो प्लांट्स के अंदर जो जीवित कोशिका है, इस जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है? तो इसमें 2 साइंटिस्ट हैं, एक तो है मेलपीगी और दूसरा साइंटिस्ट आता है ग्रीव। तो इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा पादपों में जीवित कोशिका की खोज की गई है। जो ग्रीव साइंटिस्ट है, इस ग्रीव साइंटिस्ट को हम फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी के नाम से भी जानते हैं। एनाटॉमी का मतलब होता है जो आंतरिक संरचना का अध्ययन करने की जो शाखा होती है, उस शाखा को हम एनाटॉमी कहते हैं। तो फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी के नाम से ग्रीव को जाना जाता है। इसी प्रकार से जो मेलपीगी साइंटिस्ट हैं, इनको हम फादर ऑफ हिस्टोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। और हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? टिश्यू या ऊतकों का अध्ययन करते हैं। तो ये 3 साइंटिस्ट तो हो गए डिस्कवरी से रिलेटेड। अब इसी पॉइंट में हम आगे चलते हैं। तो अगर हम कोशिकाओं की संख्या के बारे में बात करें
सेल्स नंबर की बात करते हैं कि कोशिकाओं की संख्या कितनी हो सकती है, तो अगर हम एक स्वस्थ व्यक्ति को लेकर के चलते हैं जिसमें लगभग 60 केजी वजन है, तो किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो कोशिकाओं की संख्या है वो लगभग 60 × 10⁻15 इतनी सेल्स किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर हो सकती हैं। और इन टोटल नंबर ऑफ सेल्स में से 30 × 10⁻15 जो सेल्स हैं ये RBC की होती हैं। तो कुल कोशिकाओं में से आधी कोशिकाएं किसकी हैं? RBC की सम्मिलित होती हैं। तो ये तो कोशिका की डिस्कवरी से रिलेटेड पॉइंट हो गए। इसके बाद में हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर कोशिका सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था, और कोशिका सिद्धांत के अंदर हमने ये बताया था, जो कि 1838-39 में दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन और स्वान, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत को 1838 और 1839 के अंदर दो साइंटिस्ट हैं, स्लाइडेन एवं स्वान, इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। और इसमें ये बात बताई गई थी कोशिका सिद्धांत के अंदर कि जो जीव का शरीर होता है ये कोशिका या उसके विभिन्न उत्पादों से निर्मित होता है। ये तो सेल थ्योरी के बारे में हमने डिस्कस किया था। इसके बाद में एक मॉडर्न सेल थ्योरी भी हमने बताई थी, मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसको 1855 ईस्वी में साइंटिस्ट थे रूडोल्फ विर्चो, इसके द्वारा दिया गया था। क्योंकि इस सेल थ्योरी के अंदर एक कमी रह गई थी, ये दोनों साइंटिस्ट ये नहीं बता पाए थे कि जो कोशिका की उत्पत्ति होती है, जो ओरिजिन होता है, वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में ये नहीं बता पाए थे। तो इस कमी को पूरा किसने किया था? रूडोल्फ विर्चोव ने। तो इसने आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अंदर 2 पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट्स तो वही था कि जो जीव का शरीर होता है वो कोशिका या उसके विभिन्न उत्पादों से निर्मित होता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये जोड़ा कि जो कोशिका की उत्पत्ति होती है वो उससे पूर्व स्थित कोशिका से होती है, जिसको हम पूर्ववर्ती कोशिका के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये जो कोशिका सिद्धांत है ये सभी जीवों पर लागू हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम कोशिका सिद्धांत के अपवाद के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद से मतलब है यहाँ पर कि जो ऊपर ये 2 पॉइंट बताए गए हैं कि जीव का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, और जो कोशिकाओं की उत्पत्ति है वो उससे पूर्व स्थित कोशिका से की जा रही है। ये जो थ्योरी है वो कुछ जीव ऐसे हैं जिन पर यह थ्योरी लागू नहीं होती है, इसलिए उसको हम अपवाद की श्रेणी के अंदर रखते हैं। तो कोशिका सिद्धांत के अपवाद के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है वायरस का। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या होता है। तो पहला अपवाद क्या होता है? वायरस। अगर दूसरे अपवाद की बात की जाए तो दूसरा इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। फंजाई है, ये कवक है, ये भी कोशिका सिद्धांत का अपवाद होता है। तीसरा जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है वो एक शैवाल या एक एल्गी का नाम है, जिसको हम वाउचेरिया के नाम से जानते हैं। तो ये एक शैवाल है जो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। इसके अलावा जो चौथा एग्जाम्पल आता है अपवाद के अंदर वो कुछ प्रोटोजोन्स आते हैं, जिसके अंदर पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास,
या युग्लिना। तो ये सभी प्रोटोजोन्स हैं जो अपवाद के अंदर आते हैं। तो ये 4 इसके अपवाद हैं कोशिका सिद्धांत के। तो यहाँ तक तो सेल से रिलेटेड कुछ हमने बात की। इसके बाद में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था कोशिका के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो जो कोशिका है, अगर हम इसके विभिन्न आधारों को देखते हैं तो कोशिका को कई आधारों पर विभक्त किया गया है। तो अगला टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। तो जो हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं वो उत्पत्ति के आधार पर पढ़ रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर कोशिका को 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर पहला प्रकार है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको हम असीम केंद्र की कोशिका कहते हैं। और जो दूसरा प्रकार है वो है यूकैरियोटिक, जिसको हम ससीम केंद्र की भी कहते हैं, ससीम केंद्र की। तो उत्पत्ति के आधार पर कोशिका के 2 प्रकार हो गए, एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पर भी हम प्रोकैरियोटिक सेल को 2 भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जिसके अंदर एक तो आता है आर्की बैक्टीरिया और एक आता है बैक्टीरिया, या इसको हम यू बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। यू बैक्टीरिया के अंदर जो वास्तविक बैक्टीरिया हैं उनको रखा गया है, लेकिन जो प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया हैं, जो आदि प्रकृति के हैं, उनको आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत रखा गया है। कल हमने इसके शाब्दिक अर्थ के बारे में डिस्कस किया था कि जैसे जो प्रोकैरियोटिक है ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, प्रो प्लस कैरियोटिक, इसी प्रकार से यूकैरियोटिक भी यू प्लस कैरियोटिक, इन 2 भागों से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें जो कैरियोटिक शब्द है इन दोनों का तो अर्थ होता है न्यूक्लियस या केंद्रक, लेकिन जो प्रो शब्द है इसका अर्थ होता है प्रिमिटिव, या इसको हिंदी में आद्य बोलते हैं। और जो यू शब्द है इसका मतलब होता है वेल डेवलप्ड, या इसको हम पूर्ण विकसित भी कह सकते हैं, पूर्ण विकसित। तो शाब्दिक अर्थ प्रोकैरियोटिक का क्या हुआ? ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक आद्य प्रकार का या प्रिमिटिव टाइप का होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, या ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक पूर्ण विकसित हो उसको हम यूकैरियोटिक के नाम से जानते हैं। लेकिन आद्य केंद्रक और एक पूर्ण विकसित केंद्रक क्या होता है, इसको अभी हमें समझना है। तो जैसे अगर हम किसी एक कोशिका को बनाते हैं, ये कोई भी एक जंतु कोशिका है, और जंतु कोशिका में सबसे बाहर की जो बाउंड्री होती है वो सेल मेम्ब्रेन की होती है, जिसको हम कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। इसके बाद में अंदर की तरफ इसमें एक स्पष्ट केंद्रक की उपस्थिति पाई जाती है, ये केंद्रक की उपस्थिति है। और हम ये जानते हैं कि जो केंद्रक होता है वो 2 झिल्लियों से घिरी हुई संरचना होती है। तो ये केंद्रक हो गया, और केंद्रक की जो बाहर की जो परत होती है इसको हम केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। तो सबसे बाहर वाली झिल्ली को हमने कोशिका झिल्ली नाम दिया है, और केंद्रक की बाहर वाली झिल्ली को हमने केंद्रक झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम दिया है। अब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
इन दोनों के बीच का ये जो स्पेस है, इस स्पेस के अंदर एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है और इस तरल पदार्थ को हम कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। इसी प्रकार से केंद्रक झिल्ली के अंदर की तरफ भी एक तरल पदार्थ भरा हुआ है जिसको हम केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसके बाद में ये जो कोशिका द्रव्य है, इस कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों की उपस्थिति होती है। जैसे ये हमने एक कोशिकांग बनाया जिसको हम ER या अंतःप्रदब्बी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से ये एक दूसरे प्रकार का कोशिकांग उपस्थित है जिसको हम गोल्जी बॉडी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार एक अन्य कोशिकांग की भी उपस्थिति होती है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर राइबोसोम बिखरे हुए पाए जाते हैं। लाइसोसोम की उपस्थिति पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों की उपस्थिति है। इसके अलावा जो केंद्रक द्रव्य होता है, इस केंद्रक द्रव्य के अंदर कुछ धागे रूपी संरचनाएं भी उपस्थित होती हैं इस प्रकार से, जिनको हम गुणसूत्र कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये हमने एक जंतु कोशिका का डायग्राम बनाया हुआ है। तो अब हमें ये समझना है कि एक आद्य केंद्रक या एक प्रोकैरियोटिक सेल या एक पूर्ण विकसित कोशिका या जिसको हम यूकैरियोटिक सेल कह रहे हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में देखते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है एक ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक पूर्ण विकसित हो। तो पूर्ण विकसित से मतलब यहाँ पर क्या है, पूर्ण विकसित केंद्रक वह केंद्रक होता है जिसमें स्पष्ट केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति होती है। इसके अलावा एक दूसरी संरचना भी उपस्थित होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस या केंद्रिका भी कहते हैं। तो एक पूर्ण विकसित केंद्रक वह केंद्रक कहलाता है जिसमें स्पष्ट केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका की उपस्थिति होती है, उसको हम पूर्ण विकसित केंद्रक कहेंगे। दूसरा पॉइंट, एक पूर्ण विकसित केंद्रक या कोशिका वह कोशिका होती है जिसके कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों की उपस्थिति पाई जाएगी। तीसरा पॉइंट, एक पूर्ण विकसित कोशिका या केंद्रक वह होता है जिसके केंद्रक द्रव्य के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है वो किस रूप में उपस्थित हो, गुणसूत्र के रूप में उपस्थित हो। तो ये तो यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हो गया। अब इसी के आधार पर हमें प्रोकैरियोटिक सेल को भी डिफाइन करना है। तो पूर्ण विकसित केंद्रक किसको कहा था, जिसके अंदर स्पष्ट केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका की उपस्थिति होती है। अब हमें प्रोकैरियोटिक के बारे में बताना है। तो एक आद्य केंद्रक या प्रोकैरियोटिक सेल वह होती है जिसके अंदर स्पष्ट केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका ये अनुपस्थित होती हैं। तो पहला तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या आया कि जो यूकैरियोटिक सेल थी इसके अंदर तो केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका की उपस्थिति थी, जिसकी वजह से क्या था कि जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य है दोनों अलग अलग थे। लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर स्पष्ट केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका नहीं होती हैं। जब केंद्रक झिल्ली ही नहीं है तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि केंद्रक द्रव्य कौन सा होता है और कोशिका द्रव्य कौन सा होता है। तो पहला डिफरेंस तो ये होगा। दूसरा डिफरेंस, जो यूकैरियोटिक सेल्स थी इसके कोशिका द्रव्य के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों की उपस्थिति थी, लेकिन
प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई भी कोशिकांग उपस्थित नहीं होता है। यहाँ पर एक अपवाद आता है राइबोसोम का, जो कि दोनों ही सेल्स के अंदर उपस्थित होता है। तीसरा पॉइंट हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, इसके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है वो किस रूप में पाया जाता है, गुणसूत्र के रूप में। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए के रूप में उपस्थित होता है। तो ये जो 3 डिफरेंस थे ये तो हमने केवल डायग्राम के बेसिस पे समझा दिए कि प्रोकैरियोटिक का और यूकैरियोटिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किस प्रकार से इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमें इन दोनों सेल्स के अंदर और डिफरेंस पढ़ने हैं तो इनको हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल इन दोनों के मध्य और कौन कौन से डिफरेंस या अंतर हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसके अंदर हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम के अंदर हम कैरेक्टर्स को लिखेंगे, जिसको हम लक्षण भी कह सकते हैं। दूसरे कॉलम के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल, और तीसरे कॉलम के अंदर यूकैरियोटिक सेल। तो देखिए अब सबसे पहला हम पॉइंट लेकर के चलते हैं साइज या कोशिका का आकार। तो यदि कोशिका के आकार की बात की जाए, अब हमारे पास में 2 कोशिकाएं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और एक यूकैरियोटिक सेल है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसका जो साइज होता है वो यूकैरियोटिक की तुलना में छोटा होता है। तो प्रोकैरियोटिक का जो साइज है वो 0.1 से लेकर के 5 माइक्रोन तक हो सकता है। तो इतने साइज की जो सेल होगी वो तो प्रोकैरियोटिक्स के अंदर आएगी, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है इसका जो साइज है वो 5 माइक्रोन से लेकर के अधिक होता है। तो ये तो पहला डिफरेंस हो गया साइज को लेकर के। इसके बाद में दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसके अंदर जो कोशिका भित्ति है वो म्यूरामिक अम्ल या इसको हम म्यूकोपेप्टाइड भी कह सकते हैं, या एक और नाम है इसका पेप्टिडोग्लाइकेन। तो जो प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति है वो म्यूरामिक अम्ल या म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकेन इससे निर्मित होती है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति की बात करें, क्योंकि हमें मालूम है यूकैरियोटिक के अंदर प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, तो इन दोनों की ही हमें कोशिका भित्ति के बारे में बताना है। तो प्लांट्स के अंदर तो सेल वॉल उपस्थित होती है, तो ये तो प्रेजेंट रहेगी, लेकिन एनिमल के अंदर जो सेल वॉल है ये अनुपस्थित होती है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल वॉल है प्लांट्स में तो उपस्थित होगी, लेकिन जंतुओं के अंदर सेल वॉल अनुपस्थित होगी। प्लांट्स में जो सेल वॉल उपस्थित है ये किससे निर्मित होती है? सेलुलोज से। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया सेल वॉल को लेकर के। अब इसमें भी जो हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन यहाँ पर भी हम एक अपवाद देख सकते हैं, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हम 3 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, एक बैक्टीरिया का, एक माइकोप्लाज्मा का और एक नीलहरित शैवाल का। तो अपवाद के अंदर जो माइकोप्लाज्मा है, इस माइकोप्लाज्मा के अंदर जो सेल वॉल होती है ये सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ये अपवाद भी हमें ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट आता है कोशिका झिल्ली।
सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी उपस्थित होती है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी ये उपस्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम न्यूक्लियस, केंद्रक। तो ये जो केंद्रक है ये केंद्रक प्रोकैरियोटिक के अंदर अभी हमने डिस्कस किया था डायग्राम के अंदर कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इसका जो केंद्रक होता है उस पर स्पष्ट केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति होती है, मतलब केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो ऐसा केंद्रक जिस पर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित हो या केंद्रका की अनुपस्थिति हो उसको हम आद्य केंद्रक कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आद्य केंद्रक के लिए हम एक शब्द का यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियोइड, या हिंदी में इसको केंद्रकाभ बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो केंद्रक की उपस्थिति है वो न्यूक्लियोइड प्रकार का होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो केंद्रक है वो कैसा होता है, पूर्ण विकसित प्रकार का होता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोलस। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है जिसको हम केंद्रका के नाम से जानते हैं ये एब्सेंट होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर इसकी उपस्थिति पाई जाती है। इसके बाद में कुछ और पॉइंट्स हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है डीएनए। अगर डीएनए की बात की जाए तो डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है और ये डीएनए प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी उपस्थित होता है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर डीएनए की संरचना की बात करें, डीएनए की जो संरचना होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये वृत्ताकार होती है, सर्कुलर जिसको कहा जाता है। इस प्रकार से इसकी संरचना पाई जाएगी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है वो रेखीय होता है, रेखीय या लीनियर होता है। तो जो डीएनए की संरचना है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वृत्ताकार प्रकार की होगी, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये रेखीय प्रकार का डीएनए होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आनुवांशिक पदार्थ की बात की जाए, जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है वो किस रूप में उपस्थित होता है, डीएनए के रूप में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आनुवांशिक पदार्थ किस रूप में उपस्थित होता है, गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होता है। अब दोनों में डिफरेंस कैसे आया, क्योंकि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन की उपस्थिति होती है जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोन प्रोटीन। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये अनुपस्थित होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति होगी। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये डीएनए के साथ में मिलेगी और मिलकर के किसका निर्माण करती है, गुणसूत्र का निर्माण। इसलिए यूकैरियोटिक सेल्स में आनुवांशिक पदार्थ किस रूप में पाया जाता है, गुणसूत्र के रूप में। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित है। जब ये अनुपस्थित है तो डीएनए के साथ में मैच नहीं करेगी तो आनुवांशिक पदार्थ किस रूप में ही पाया जाएगा, डीएनए के रूप में पाया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कोशिका द्रव्य कोशिकांग। मतलब जो कोशिकांग कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित होते हैं उनको हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो कोशिका द्रव्य कोशिकांग हैं
यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो इनकी उपस्थिति होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं ये अनुपस्थित होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक हम अपवाद डिस्कस करेंगे। एक कोशिकांग है राइबोसोम। यह राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी उपस्थित होता है और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी उपस्थित होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक का जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है और यूकैरियोटिक का जो राइबोसोम होता है वो 80S प्रकार का होता है। बाकी के जो डिफरेंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।